everyone. This video is about general awareness and economic or financial affairs which are going on in the country. So basically हम सारी जितनी भी नेशनल न्यूज़ हैं जो कि नवंबर मंथ के कॉन्टेक्स्ट में है वो हम सारी पढ़ने वाले हैं. And this is going to help you in the preparation of RBI Grade B and SEBI Grade A examination. So उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ that Ruhi ma'am is one of the recognized educators on Unacademy. There she handles all the comprehensive courses for SEBI Grade A and RBI Grade B examination. तो आप उनके कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं by getting the discount of 10% by using the code SC10. ओके तो आप जब भी अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन के लिए जा रहे हैं यूज़ द कोड SC10 so that you can get a discount of 10%. Okay, she is a plus educator where she takes all the courses like RBI Grade B, SEBI Grade A for paper 2, banking, financial, economic awareness, current affairs for all bank examination, insurance awareness for all insurance examination. Okay, you can use the code SC10 as invite code whenever you want to access any free content on Unacademy. Okay, so these are also other educators who will be teaching for grade B examination. You can access them as well. This is basically the subscription plan, the EMI which are available for the subscribers. So do not forget to use the code SC10 for getting a discount of 10%. Now this is the Telegram channel where you will get all the material which are related to your preparation, like you will get the PDF over there, the videos, the links to the videos and the courses information. Okay, so you can use the Telegram channel of Ruhi ma'am as well. Now let's get started with our articles. तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो बेसिकली वो आर्टिकल्स हैं जो कि नवंबर मंथ के कॉन्टेक्स्ट में इम्पॉर्टेंट हैं एंड दे विल ऑल्सो हेल्प यू इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, सेबी और आरबीआई. सो जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है दैट इज हरियाणाज रेरा पुट्स कैप ऑन कमीशन इन फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑर्डर. तो अभी एक ऑर्डर पास किया गया है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा. वहाँ पे जो रेरा है फाइन, अब आप बोलेंगे कि रेरा क्या है. ओके, वील ऑल्सो डिस्कस दैट व्हाट इज रेरा बिकॉज दैट इज एन इम्पॉर्टेंट टर्म हियर. सो द इम्पॉर्टेंट टर्म हियर इज रेरा. ओके, सो रेरा इज बेसिकली एक ऐसी कंपनी है जो कि जितने भी रियल एस्टेट सेक्टर में जितने भी एक्सचेंजेस होते हैं, ठीक है, मनी, लैंड, व्हाटएवर, ठीक है, उन सबको रेगुलेट करते हैं रेरा. फाइन, so this is basically that. Now in simple terms I would like to tell you कि जो ऑर्डर है वो ये आया है कि जो ब्रोकर होते हैं, सी अब ब्रोकर का यहाँ पे रोल क्या है, जो बायर है और एक सेलर है. सेलर ने कुछ प्राइस बताया, उसमें वो बेचना चाहता है, बायर को वो ज़मीन खरीदनी है. फाइन, अब द थिंग इज जो सेलर और बायर हैं they are not well equipped with the लीगैलिटीज़, वॉट आर द रिक्वायरमेंट्स, द लीगल रिक्वायरमेंट्स, और कहाँ कहाँ कौन सी जगह प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं, क्या सही दाम है उस प्रॉपर्टी को खरीदने या बेचने का. ये बातें वो जो लेमैन हैं सेलर और बायर उनको नहीं पता होती. ये बातें किसको पता है, ये बातें पता होती है बीच का जो मिडिल मैन है उसको हम ब्रोकर बोलते हैं. ठीक है, हर्षद मेहता आप सबने देखी है तो ब्रोकर का मतलब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा वो मूवी देखने के बाद. ओके, सो नाउ द थिंग इज, अब ब्रोकर जो है, ब्रोकर क्या करेगा, ब्रोकर जाएगा बायर के पास. फाइन, वो बताएगा कि ये यहाँ पे ज़मीन अवेलेबल है, आपको इतने में बेच रहा है सेलर. अब सेलर ने जो प्राइस बताया और ब्रोकर ने जो प्राइस बायर को बताया, क्या वो दोनों सेम है? नहीं, वो दोनों सेम नहीं है. क्यों? क्योंकि कुछ कमीशन है जो ब्रोकर को भी चाहिए होगा. तो अब यही जो कमीशन है ये रेरा ने ये बोल दिया है कि 0.5 से ज़्यादा नहीं, 0.5% से ज़्यादा नहीं हो सकता. ओके, जो भी डील हो रही है उसमें जो भी कमीशन ब्रोकर ले रहा है वो बायर और सेलर से 0.5% से ज़्यादा नहीं ले सकता किसी भी लैंड डील के लिए. ये सिंपल सी बात इस ऑर्डर में कही गई है. Okay, now I was talking about that what is RERA. So Real Estate Regulation and Development Bank.
एक्ट, ये तो इसका हो गया फुल फॉर्म। अब इसको समझते हैं हम कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। पहली चीज़ मैंने आपको यही बताई थी कि जो रेरा है ये रियल एस्टेट सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है। ओके, ये एक ऐसा एक्ट है, एक ऐसा फर्म एक्ट है जिससे हम रियल स्टेट में जितनी भी डील्स हो रही है वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी ला सकते हैं। अब आपको एक बात ज़रूर पता होगी कि जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो काफ़ी ओपेक इंडस्ट्री माना जाता है। क्यों? वो इसलिए माना जाता है क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर जो बायर और सेलर है, जो दो लोग जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, उनको पता ही नहीं है, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है दैट व्हाट आर द प्रॉपर्टीज अवेलेबल, वो एक्चुअली उसकी प्राइस क्या है या क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स है, और उसकी जो चीज़ें हैं अंदर की, ठीक है, वो बाहर नहीं आती हैं। ये सारी चीज़ें हैंडल कौन करते हैं? ब्रोकर्स ही करते हैं बेसिकली। ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी ओपेक इंडस्ट्री। एंड ये एक्ट के थ्रू जो 2016 में इफेक्ट में आया था, इसके थ्रू वो ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी को प्रमोट करेंगे। सो दिस बेसिकली इज़ फॉर द कंज्यूमर इंटरेस्ट इंक्लूडिंग स्टैब्लिशिंग अ स्पीडी रिड्रेसल सिस्टम। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि ये कंज्यूमर के फ़ायदे के लिए, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कंज्यूमर को नुकसान हुआ भी है, उसके साथ कोई फ्रॉड हुआ भी है, तो उस चीज़ को जल्दी से जल्दी रिकवर किया जा सके, रिड्रेस किया जा सके, उसके लिए ये एक्ट आया है। ये एक्ट सारी जगहों पे लगा हुआ है, लाइक ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया, बट एज यू नो इट वॉज नॉट एप्लीकेबल इन JNK। ओके, नाउ अब आपको पता है कि JNK में भी ये सारे एक्ट्स और लॉज अप्लाई किए जा सकते हैं। ओके, सो दिस ऑल्सो अप्लाइज टू ऑल अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स विथ प्लॉट साइज अबव 500 स्क्वायर मीटर और प्रोजेक्ट्स विथ 8 अपार्टमेंट्स और मोर। ठीक है, तो जहाँ पे भी 8 अपार्टमेंट से ज़्यादा का एरिया बन रहा है या फिर जो प्लॉट साइज है 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है, तो वहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी इसको हम लगाया जा सकता है। ईच स्टेट हैज़ टू सेट अप इट्स ओन रेगुलेटर कीपिंग द सेंट्रल लॉ एज द फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ये एक्ट है, अपने अपने स्टेट्स में आप जिस तरीके से भी लगा सकते हैं, इस एक्ट को कैसे भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन बस आपको जो सेंट्रल लॉ का फ्रेमवर्क है वो दिमाग में रखते हुए इसको एग्जीक्यूट करना है। ओके, तो इसमें ये है कि जितने भी अब रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, पहले उनका कुछ अता पता नहीं रहता था, बट नाउ दे हैव टू रजिस्टर विद द अथॉरिटी बिफोर एग्जीक्यूटिंग एनी ट्रांजैक्शन। अब आप कोई भी डील कर रहे हैं तो आप गवर्नमेंट के दायरे में कर रहे हैं। ठीक है, इस एक्ट के अंदर ये है कि अब आप कोई भी डील, कोई भी मकान, कुछ भी बेच रहे हैं, ठीक है, कुछ भी मार्केट, बुक, सेल, कुछ भी कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, अपार्टमेंट, बिल्डिंग, तो आप बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं कर सकते। Okay, the project can be cancelled if rules are not regularly followed. Okay, so after implementation of RERA, the number of new launches has come down because there is greater pressure on developers to be transparent about the use of money. ठीक है, तो आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो रियल एस्टेट सेक्टर है ना, यहाँ से काफ़ी मनी लॉन्ड्रिंग होती है। मनी लॉन्ड्रिंग, आप यकीन नहीं करेंगे कि ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग होती है कि काला पैसा सफ़ेद करके कहीं से कहीं पहुंचा दिया जाता है। तो इसी वजह से इस जो एक्ट के द्वारा ट्रांसपेरेंसी आएगी वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी कंज्यूमर्स के लिए, एंड ऑल्सो फॉर ब्रिंगिंग द एफिशिएंसी इन द सिस्टम। ओके, सो now the second article is that first attempt at defining platform work outside traditional employment category. अब Code on Social Security 2020 for the first time in Indian law attempted to define platform work outside the traditional employment category. समझने वाली बात ये है कि प्लेटफॉर्म वर्क क्या होता है। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म वर्क जो है वो काफ़ी सिंपल सी चीज़ है। See, all you have to know is that it is basically, this is basically the work that is arranged आउटसाइड अ ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। जो नॉर्मल एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप है उसके बाहर जो प्लेटफॉर्म वर्क किया जाता है उसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है, वहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, फाइन, जो कोई भी सर्विस कर रहे हैं बट
वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी इंडिविजुअल को एक्सेस कर सकते हैं, तो वही आपके हो जाएंगे प्लेटफॉर्म वर्क। अब जैसे कि आप लिंक्डइन देखते हैं, तो लिंक्डइन में क्या है कि कोई भी एक घर पे बैठा हुआ पर्सन है, वो दूसरे पर्सन को जो ऑलरेडी किसी कंपनी या उसका कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या एंटरप्राइज चलता है, तो वो उसको कनेक्ट कर सकता है थ्रू लिंक्डइन। तो ये आपका प्लेटफॉर्म वर्क हो गया, और इसको काम मिल जाए तो ये उसका प्लेटफॉर्म वर्क हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स हैं, ठीक है, वो भी इनके अंडर आ सकते हैं। एंड दीज एक्टिविटीज में बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन एक्सचेंज फॉर पेमेंट। ठीक है, तो ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही काम करेंगे। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? पहली चीज़ ये है कि वर्कर्स को फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी और ओनरशिप भी दी जाएगी अगर वो वर्क डिलीवरी उनका सही से होता है। देन द सेकेंड पॉइंट इज एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर। हाँ, बहुत सही बात है। देखिए आजकल जो फ्रीलांसर्स हैं, हम एग्जाम्पल यही देखते हैं कि जो फ्रीलांसर्स है वो भी एक तरीके से यही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। कहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है? उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है ना। सो दिस ऑल्सो प्रमोट्स द अर्बनाइजेशन एट अ फास्टर रेट and development of rural areas due to remittances sent by platform workers। अब देखिए जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, मान लीजिए कि आप किसी एक पर्टिकुलर जॉब में ऑलरेडी हैं, लेकिन वहाँ से आपको उतना पैसा नहीं मिल रहा है जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। नाउ यू सर्च फॉर एनीथिंग एक्स्ट्रा, और वो एक्स्ट्रा पैसा अगर आप कमा रहे हैं थ्रू प्लेटफॉर्म वर्क, अब वो एक्स्ट्रा पैसा आप अपने गांव पे भी भेज सकते हैं। अब गांव में जो भेज रहे हैं वो हम रेमिटेंसेस बोलते हैं, ठीक है, जो हम अपने घर पे भेजते हैं, जो काम करते हैं जो लोग, जहाँ से वहाँ से जो भी बचा हुआ पैसा अपने फैमिली मेम्बर्स को किसी और प्लेस पर भेजते हैं, उसे रेमिटेंसेस बोला जाता है। फाइन, सो दिस इज रिगार्डिंग द प्लेटफॉर्म वर्क। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा था, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। नाउ व्हाट इज सोशल सिक्योरिटी 2020? दिस विल रिप्लेस 9 सोशल सिक्योरिटी लॉज। अब सोशल सिक्योरिटी लॉज जो होते हैं, वो पहली चीज़ उसमें मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ठीक है, जो मैटरनिटी लीव्स आपको मिलती हैं, जो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड होते हैं, पेंशन स्कीम होती है, एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन एक्ट है, ये सारे आपके कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के अंडर आते हैं। ये क्या करते हैं बेसिकली? दिस यूनिवर्सलाइजेस सोशल सिक्योरिटी कवरेज टू दोज वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मतलब जो भी सेक्टर है वो enterprise, particular enterprise is owned by an individual and also the self employed जो लोग होते हैं उसको भी हम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काउंट करते हैं। सो प्रोविजंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी विल also be extended to agricultural workers also for the first time। ओके, तो एग्रीकल्चरल वर्कर्स जो हैं, आप जानते हैं कि ना ही उनको प्रोविडेंट फंड दिया जाता है, मैटरनिटी बेनिफिट्स भी नहीं होते हैं, ये सारी चीज़ें उनके लिए नहीं होती हैं। बट अंडर दिस लॉ द थिंग इज दैट these particular benefits will be extended to agricultural workers for the very first time। ठीक है, this reduces the time limit for receiving gratuity पेमेंट फ्रॉम 5 years to 1 year फॉर ऑल काइंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, जो पेमेंट है वो आपकी 5 years से 1 year के जो टाइम पीरियड है उस पर रिड्यूस कर दी गई है। पहले वो पेमेंट 5 साल में करनी होती थी, अब वो पेमेंट आपको विद इन 1 year कंप्लीट करनी है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जो अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है उसमें एक पॉइंट ये है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो अंडर गवर्नमेंट आता है, ठीक है, गवर्नमेंट के अंडर काम करता है, एंड ऑल्सो द फिक्स्ड वर्किंग आवर्स आर देयर। ठीक है, आपका अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है कि आपको इतने घंटे काम करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना। बट दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर। देयर आर मैनी मोर, लेकिन ये भी एक ऐसा बेनिफिट है जिससे जो वनरेबल सेक्शंस है उनको बचाया जा सकता है। ओके, सो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज नेचुरल गैस मार्केटिंग रिफॉर्म्स। ये क्या चीज़ है? देखिए, जो नेचुरल गैस है उसके लिए रिफॉर्म्स लाए गए हैं अभी नए मार्केट में। तो क्या क्या रिफॉर्म्स है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिसी इज टू प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड प्रोसीजर टू डिस्कवर मार्केट प्राइस ऑफ गैस टू बी सोल्ड इन द मार्केट बाय गैस प्रोड्यूसर्स थ्रू अ ट्रांसपेरेंट एंड कॉम्पिटिटिव प्रोसेस। अब देखिए, ये है प्राइस रेगुलेशन का रिफॉर्म है।
इसमें ये बोला गया है कि आप जो भी नेचुरल गैस बेच रहे हैं मार्केट में, उसकी जो भी प्राइस डिसाइड की जाएगी वो ट्रांसपेरेंट और कॉम्पिटिटिव प्रोसेस के थ्रू डिसाइड की जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी का भी कुछ भी मन हुआ वो उसने उतनी प्राइस में बेचने लगा, क्योंकि इससे तो कंज्यूमर्स का ही नुकसान होगा ना। सो दिस इज अबाउट दैट। डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन DGH विल सजेस्ट एन बिडिंग प्लेटफॉर्म टू प्रोड्यूसर्स। अब इसमें क्या करना है, जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको बिडिंग करनी है। बिडिंग वैसे ही होता है जैसे कि आपने देखा ऑक्शन जैसा ही होता है कि मैं इतने में बेचूंगा, मैं इतने में बेचूंगा। ठीक है, तो वहाँ पे ये कंसिडर किया जाता है कि किसकी चीज़ अच्छी है और कहाँ पे रीजनेबल प्राइसेस में उस चीज़ को बेचा जा रहा है। ठीक है, तो उसी का एक्सेप्ट, इट्स लाइक द टेंडर, जैसे टेंडर भरे जाते हैं ना, तो ई बिडिंग इज लाइक दैट ओनली, बट इट इज being online now. Okay, it will list all government entities and other credible companies. DGH will also issue guidelines for the same. ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनीज भी हैं, उसके अलावा जो बाकी कंपनीज हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। Now, the producers will have choice between different platforms in transparent public domain akin to how coal, spectrum and mineral auctions takes place in the country. मैंने आपको बताया कि वैसे ही होगा जैसे कि कोल हमारा स्पेक्ट्रम और मिनरल ऑक्शन जैसे किए जाते हैं, वैसे ही इसको किया जाएगा। ठीक है, while producing companies themselves will not be allowed to participate in the bidding process, all other players and affiliate companies will be allowed to bid. Okay, this will facilitate and promote more competition in market of gas. अब देखिए मार्केट ऑफ गैस में अगर कंपटीशन बढ़ रहा है तो यहाँ पे फायदा किसका होगा, फायदा होगा हमारा। कैसे होगा, अगर उनके बीच में कंपटीशन बढ़ रहा है तो वो कोशिश करेंगे कि उनकी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कब खरीदेंगे, जब उस चीज़ की प्राइस कम हो और क्वालिटी अच्छी हो। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो कंज्यूमर है उसको फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा इसीलिए हो रहा है ना कि अच्छी क्वालिटी मिल रही है आपको कम प्राइस में, उनके आपस की कंपटीशन की वजह से। ठीक है, तो ये कंपटीशन का फ़ायदा होगा कंज्यूमर्स को, यानी हमें। द पॉलिसी विल ऑल्सो ग्रांट मार्केटिंग फ्रीडम टू द फील्ड डेवलपमेंट प्लान्स of those blocks in which productions sharing contracts already provide pricing freedom. ठीक है, तो प्राइसिंग फ्रीडम जो है वो यहाँ पे है, दी जा रही है मार्केट्स को, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और कॉम्पिटिटिव प्रोसेस के थ्रू जानी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं कि इन रिफॉर्म्स के थ्रू क्या क्या अच्छी चीज़ें हो रही हैं। पहली चीज़ ये हो रही है कि जो बिडिंग प्रोसेस है उसमें अब यूनिफॉर्मिटी आएगी। ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि आप किसी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, आप किसी छोटी कंपनी के मालिक हैं तो कितना भी प्राइस बढ़ाकर दे दीजिए, हमारी कंपनी बड़ी है तो लोग तो हमारा ही खरीदेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। नाउ देयर वुड बी यूनिफॉर्मिटी इन बिडिंग। तो यूनिफॉर्मिटी इन बिडिंग, ट्रांसपेरेंसी आ गई, तो इसका मतलब ये हो गया जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो इनहेंस हो गया। तो जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो इनहेंस होना ही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इसी में सबका फ़ायदा है। इसमें ही जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका फ़ायदा है, जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका फ़ायदा है, जो कंज्यूमर्स हैं उनका फ़ायदा है। सो बेसिकली द मेन फंडा इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब ये जो है ये डोमेस्टिक जो मार्केट है उसको बढ़ाएगा। तो डोमेस्टिक मार्केट को बढ़ाना, अगर आपको कहीं भी अब डोमेस्टिक मार्केट बढ़ता हुआ दिखे, इसका मतलब ये है कि आत्मनिर्भर भारत बीच में आ गया। ठीक है, तो आत्मनिर्भर भारत की यहाँ पे बात हो गई, तो इससे उसको भी बढ़ावा मिल गया। दूसरी चीज़ ये है कि लोग जितना ज़्यादा नेचुरल गैस खरीदेंगे उतनी ही ज़्यादा नेचुरल गैस मतलब यूज़ हो रही है इन प्लेस ऑफ कोल। तो कोल अगर कम यूज़ हो रहा है, कोल, चारकोल, वुड, अगर ये सारी चीज़ें कम यूज़ हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि पोल्यूशन कम होगा। क्योंकि ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि नेचुरल गैस इज ऑब्वियसली लेस पोल्यूटिंग देन कोल। Okay, so the fact is that 45% less CO2 emit करता है नेचुरल गैस एज कम्पेयर टू कोल। ठीक है, तो आपका CO2 एमिशन कम हो रहा है, तो यहाँ से आपके क्लाइमेट चेंज में भी आप एक स्टेप आगे बढ़ गए। ठीक है, तो स्टेप आगे बढ़ गए मतलब उसको कंजर्व करने में एक स्टेप आगे बढ़ गए।
अब दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी होती है दैट देयर वुड बी जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर दिस कैटेगरी। जब नेचुरल गैस के प्रोडक्शन को बढ़ाएगी गवर्नमेंट तो एम्प्लॉयमेंट उस सेक्टर में बढ़ेगा, ठीक है, एमएसएमई ज़्यादा बनने लगेंगे, तो इससे मार्केट को प्लस गवर्नमेंट को काफ़ी फ़ायदा होगा। ओके, तो ये कुछ ऐसे सिग्निफिकेंट पॉइंट्स हैं जो कि इस रिफॉर्म को सपोर्ट करते हैं। नाउ देयर इज ऑल्सो अ पॉइंट कि क्या ये रिफॉर्म्स नेगेटिव वे में देखे जा सकते हैं। नाउ दैट यू आर एस्पिरेंट ऑफ सम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो आप जब इस एग्जामिनेशन में बैठे होंगे देन ऑल्सो आपके दिमाग में होगा कि होगा या नहीं होगा, 2 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही है कि ये रिफॉर्म आया है तो कुछ अच्छा कुछ बुरा। तो अच्छे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिया, अब इसके क्या क्या नेगेटिव रिफॉर्म्स हो सकते हैं। पहली चीज़ ये है कि ये सभी ऑयल प्रोडक्शन कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। इस पर्टिकुलर जो एक्ट है इसमें रिफॉर्म में बताया गया है कि 2019 के बाद जितनी भी डिस्कवरीज हुई हैं सिर्फ और सिर्फ ये उन्हीं के ऊपर एप्लीकेबल है। ओके, सो अब जो उससे पहले डिस्कवरीज हुई हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं है इस रिफॉर्म का, तो ये अगेंस्ट हो गया इस रिफॉर्म के, एक पॉइंट इसके अगेंस्ट हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए ओएनजीसी जो है हमारा, ठीक है, जो हमारा मतलब पीएसयू है, ओएनजीसी महारत्न माना जाता है, तो उसको अगर प्रॉफिट कम होगा तो नुकसान यहाँ पे गवर्नमेंट का हुआ कि नहीं, तो ये भी एक नुकसान की बात हो गई इस रिफॉर्म के अंडर। दूसरी चीज़, एक और चीज़ है, आपको ये चीज़ पता होगी कि जो भी तेल सी की गहराई से निकलता है या सी पे दूर जाके निकलता है तो उसकी प्राइस ज़्यादा होती है मार्केट में। क्यों होती है? अब उसको जो उन्होंने यूज़ किए हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स यूज़ किए हैं उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए ज़्यादा कॉस्ट लगी होगी, तो अब अगर उनका जो इनपुट है वो ज़्यादा हो रहा है तो सिंपल सी बात है, अब वो जो भी चीज़ बेचेंगे वो ज़्यादा कॉस्ट, जो कंज्यूमर है उससे ज़्यादा कॉस्ट लेंगे, ठीक है, तो इसीलिए वो बाज़ार में महंगी बेची जाती है। वेर एज जो ऑन शोर मिल जाता है जो तेल या फिर शैलो डेप्थ पे मिल जाता है उसको कम पैसों में खरीदा जाता है, ठीक है, तो ये एक पॉइंट है। तो इसका मतलब ये है कि अलग अलग प्राइसेस हो रही है, एक जो ऑयल है एक मतलब एक ही कंटेंट है, ठीक है, लेकिन प्राइसेस अलग अलग हो रही है क्योंकि उसको ज़्यादा डेप्थ पे जाके लिया गया है और इसको पास से ही ले लिया गया, एक्सट्रैक्ट कर लिया गया। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, ठीक है। अब ये जो हमारा दूसरा पॉइंट ये है यूपीआई ट्रांजैक्शन क्रॉसेस 2 बिलियन मार्क, ठीक है। अब यूपीआई क्या चीज़ है भाई, सबसे पहले हमें ये समझना है कि यूपीआई क्या है। तो यूपीआई आजकल हम सब यूज़ कर रहे हैं, लेकिन क्या हमें उसका प्रोसेस पता है कि यूपीआई का प्रोसेस क्या होता है? हमें नहीं पता, राइट? So what exactly is the process? First of all, UPI is Unified Payment Interface. UPI एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, या एक ऐसा सिस्टम बोल सकते हैं हम, पेमेंट सिस्टम है जो कि हम मोबाइल प्लेटफॉर्म के थ्रू बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं अंडर सिक्योरिटी, ठीक है। सबसे ज़रूरी बात ये है कि उसके अंडर हमें सिक्योरिटी मिलती है। तो इसको लाया कौन, मतलब किसके दिमाग में ये चीज़ आई? तो कोई प्राइवेट फर्म तो लाया नहीं। यूपीआई इज बेसिकली वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय एनपीसीआई, ठीक है। एनपीसीआई क्या है वो हम बात करेंगे अभी, लेकिन अभी आप ये समझिए कि जो एनपीसीआई है बेसिकली वहाँ आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन, ठीक है, उनके रिकमेंडेशन पर ही यूपीआई आया। तो ये एक ऐसा पेमेंट सिस्टम है जो कि मोबाइल प्लेटफॉर्म से बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र कर देता है। अब यूपीआई देखिए जो इसका मेन वर्क है कि ये काम कैसे काम करेगा। आप ठीक है, हम बैठे हैं यहाँ पे, अब आप जब बैंकिंग का एग्ज़ाम दे रहे तो आपको पता होना चाहिए कि यूपीआई कैसे काम करता है। हम बैठे हैं घर पे, घर से बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र कैसे हो गया, किस चीज़ का उसने यूज़ किया। देखिए, तो सबसे पहले आपने वीपीए सुना होगा। वीपीए इज वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, ठीक है, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस वीपीए, ये हम अपनी चॉइस से क्रिएट करते हैं। ये जो हमने क्रिएट किया है ये बैंक से लिंक किया, ठीक है, हमने अपने मोबाइल नंबर के थ्रू भेज दिया कि भाई हमने ये वीपीए क्रिएट किया है, बैंक को बता दिया,
अब जो ये वीपीए है ये हमारा बन गया फाइनेंशियल एड्रेस। अब हमारे जितने भी फाइनेंस के काम होंगे वो सारे यही हैंडल करेगा, जो वीपीए है वही हैंडल करेगा। वही जो बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर है वो याद रखेगा, आपका आईएफएससी कोड याद रखेगा, भाई नेट बैंकिंग यूज़र आईडी भी वही याद रखेगा, पासवर्ड वही याद रखेगा। तो अब आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब आपकी सारी टेंशन चली गई वीपीए के पास। ठीक है, तो अब वीपीए के पास आपके सारे एड्रेस हैं, जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होती है आपको बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए पैसे, वो सारे अब वीपीए के पास है। अब कोई अगर आपको पैसे भेज रहा है तो वो अब आपको नहीं भेजेगा, ठीक है, वो अब आपके वीपीए से बात करेगा कि भाई वीपीए से उसका वीपीए और आपका वीपीए, उन दोनों ने आपस में बात कर ली तो बस उन दोनों ने ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, तो अब आपका कोई यहाँ पे रोल नहीं है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, बिकॉज इट इज़ अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो भीम यूपीआई इसीलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये आपके जो एग्ज़ाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दिस इज़ द टेक्नोलॉजी विच ब्रॉट अ ग्रेट चेंज इन द कंट्री, है ना। सोचिए कुछ ही सालों में ये टेक्नोलॉजी ने जो हमारे डिजिटल ट्रांजेक्शन्स हैं उनको कितना सिक्योर प्लस इजी बना दिया है। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए। तो यही हुआ है कि यूपीआई ट्रांजेक्शन्स वर इन द न्यूज़ अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई। The total number of transactions conducted on Bheem UPI crossed the 2 billion mark in the month in October 2020. तो वही बता रहे हैं कि 2 मिलियन से ज़्यादा लोग यूपीआई ट्रांजेक्शन्स करने लगे हैं। इट इज़ करेंटली द बिगेस्ट अमॉन्ग द एनपीसीआई ऑपरेटेड सिस्टम। तो जो आपका नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई, उसने बाकी सारे भी मेथड्स बताए हैं, लेकिन उसमें से जो सबसे आगे काम कर रहा है वो आपका यूपीआई। फाइन, तो बाकी सारे मेथड्स वो क्या क्या हैं? NACH नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस MPP, MMP, IMPS, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम AEPS, भारत बिल पेमेंट सिस्टम BPPS, रूपे। ठीक है, तो ये सारे कुछ और भी सिस्टम्स हैं, पेमेंट सिस्टम्स, जो यूपीआई के साथ ही आए थे, लेकिन यूपीआई इन सबसे बहुत आगे निकल चुका है। ओके, सो मैंने आपको बोला था कि हम एनपीसीआई के बारे में पढ़ेंगे, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो दिस इज़ एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जो कि ऑपरेट करती है जितने भी रिटेल पेमेंट्स और सेटलमेंट सिस्टम्स हैं इंडिया में उनको। ठीक है, आपका जैसे कहाँ पे भी आप ट्रांजेक्शन हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या क्या सेटलमेंट्स और पेमेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, जो जो चीज़ें बैंक पहले किया करती थी, अब वर्चुअल बैंक जो है वो आपका एनपीसीआई हो गया है बेसिकली। ठीक है, इट इज़ द इनिशिएटिव ऑफ आरबीआई एंड आईबीए, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। मैंने आपको बताया था कि ये इन्हीं का रिकमेंड किया हुआ है एनपीसीआई अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007. It is not for profit company under the provisions of section 25 of Companies Act 1956, now section 8 of Companies Act 2013. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव वही है इनका कि जो भी बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, बैंकिंग सिस्टम है इंडिया में, फिजिकल एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, उनको अच्छे से हैंडल किया जा सके एंड रेगुलेट किया जा सके अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जिससे फ्रॉड्स वगैरह ना हो, ये सारी चीज़ें। देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ बड़ी इंटरेस्टिंग, क्या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट बहुत सेफ़ है? ऑब्वियस सी बात है कि नहीं, सेफ़ नहीं है। ठीक है, जितना फिजिकल पेमेंट सेफ़ नहीं है उतना ही इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सेफ़ नहीं है। बस हाँ, इससे लोगों को थोड़ा सा काम, उनका जो टाइम है वो सेव हो जाता है, क्योंकि अब उन्हें फिजिकली प्रेजेंट नहीं होना पड़ता पैसे जमा करने के लिए या लेने के लिए। ओके, सो चैलेंजेस भी है कुछ डिजिटल ट्रांजेक्शन्स के, जैसे कि साइबर क्राइम, मलिशियस सॉफ्टवेयर, सिरेबरस। आपने जमतारा का नाम सुना होगा। वो कैसे पैसे ले लेते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांजेक्शन्स है उन्हीं के थ्रू तो ले लेते, क्योंकि उनके पास जो वीपीए का काम था ना, वो सारा वीपीए जमतारा में चलने लगता है। आपका वीपीए जमतारा वालों के पास पहुंच जाता है, अब जमतारा वाले सारा पैसा
ले लेते हैं। ठीक है, तो फ्रॉडुलेंट क्लेम्स, चार्जबैक्स, फेक बायर अकाउंट्स, प्रमोशन, कूपन अब्यूज। मैसेज आपने पढ़े होंगे कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप 4 लाख की लॉटरी जीत गए, क्लिक ऑन दिस लिंक। आपने लिंक क्लिक की, आपका वीपीआई पहुंच गया उनके पास, बस काम खत्म, अब आगे कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, खत्म, टाटा बाय बाय। फाइन। अकाउंट टेक ओवर, आइडेंटिटी थेफ्ट। ठीक है, आपका अकाउंट उन्होंने ले लिया, अब वो आपके अकाउंट से कुछ भी कर रहे हैं। ओके, मनी लॉन्ड्रिंग चल रही है, टेरर फंडिंग चल रही है। तो ये डिजिटल ट्रांजेक्शन्स हैं जहाँ पे स्टिल देयर आर क्राइम्स विच आर नीडेड टू बी फॉट। ठीक है, सो इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट शोज द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रोथ। मैंने आपको बताया था कि जो जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का जो कंट्रीब्यूशन है वो 16% होता है। इसका मतलब ये है दैट वी नीड टू इन्हेंस आवर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, तो एज पर द IHS मार्केट इंडिया PMI परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट शोड द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रोथ इन 13 ईयर्स इन अक्टूबर 2020। देखिए, हमारा सर्विस सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, हमारा जो प्राइमरी सेक्टर वो भी स्ट्रॉन्ग है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो थोड़ा हमारा वीक पड़ जाता है, एंड दैट इज द रीजन दैट चाइना एंड जापान आर वे अहेड ऑफ अस। ठीक है, इन मैन्युफैक्चरिंग। So that is the reason, and this is the sector which requires the most investment. तो वही कोशिश की जा रही है कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो, और उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये भी है कि हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। ओके, इट हैज़ एक्सपीरियंस्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रोथ इन रिसेंट ईयर्स। The Nomura India Business Resumption Index has also shown improvement. Okay, so PMI rose, ये कुछ पॉजिटिव फैक्ट्स है। PMI rose from 56.8 in September to 58.9 in October। अब PMI क्यों बढ़ा होगा? परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है वो क्यों बढ़ा होगा? क्योंकि परचेजिंग ज़्यादा हुई है। परचेजिंग ज़्यादा हुई है इसका मतलब सेल इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो सेल कैसे कैसे होती है? जो हमारा होम मार्केट है, ठीक है, डोमेस्टिक मार्केट है, वहाँ पे लोग खरीद रहे हैं, हमारे इंडिया के लोग खरीद रहे हैं, हम अपनी इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, इम्प्रूवमेंट इन IIP। तो ये कुछ ऐसी रीजंस है जिसकी वजह से जो हमारे इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो इंक्रीज हो रहा है। निब्री इज द जापानीज ब्रोकरेज वीकली ट्रैकर ऑफ द पेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो जो जापानीज ब्रोकरेज वीकली है, वीकली ट्रैकर ऑफ द पेस ऑफ नॉर्मलाइज, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो पेस है उसको ट्रैक करता है। निब्री नाम का एक फर्म है, निब्री नाम का, वो ट्रैक करता है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को। ठीक है, निब्री इम्प्रूव्ड टू 82.4, अ राइज ऑफ 2.1 पॉइंट्स फ्रॉम 80.3। ठीक है, पहले ये 80.3 था, तो निब्री ने ये एक चीज़ नोट करी है कि आपका जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वहाँ 2.1 पॉइंट्स का ग्रोथ हुई है। फाइन। नाउ व्हाट इज PMI परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स इज एन इंडिकेटर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, PMI बस यही सिंपल सी चीज़ आप समझ लीजिए, PMI इज कितना ज़्यादा खरीदा जा रहा है। अब ज़्यादा कैसे कैसे खरीदा जा सकता है वो समझ लीजिए आप। मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो रही है, आपका सर्विस सेक्टर इन्हेंस कर रहा है, जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ती जा रही हैं, तो आपका PMI बढ़ता जा रहा है। इट इज़ कैलकुलेटेड सेपरेटली फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर्स। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विसेज कितना ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो वो PMI। ठीक है, सेल्स कैसे बढ़ती जा रही है, तो ये सारे जो इंडेक्स है ये बेसिकली हमें यही बताता है। सो वेदर मार्केट कंडीशंस एज व्यूड बाय परचेजिंग मैनेजर्स आर एक्सपैंडिंग, न्यूट्रल और कॉन्ट्रैक्टिंग। ठीक है, तो मार्केट में 3 कंडीशन हो सकती है। जो ये इंडेक्स है वो एक्सपैंड कर सकता है, इसका मतलब परचेजिंग ज़्यादा हो रही है। न्यूट्रल रह सकता है, मतलब स्टैग्नेशन आ गया है, ना कुछ खरीद रहा है ना कुछ बन रहा है, सब एकदम रुका हुआ है। ठीक है, एंड दैट कंडीशन इज नॉट गुड फॉर इंडियन मार्केट, है ना, इनफैक्ट फॉर एनी मार्केट दैट कंडीशन इज नॉट एट ऑल गुड। कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब यही है कि डिमांड कम होती जा रही है, लोगों के पास पैसा कम है तो सेल कम हो रही है। ठीक है, तो ये आपका परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स हो गया। दिस प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट करंट एंड फ्यूचर बिजनेस कंडीशंस
टू कंपनी डिसीजन मेकर्स, एनालिस्ट एंड इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, क्योंकि इसी के थ्रू फिर देखिए अगर पीएमआई कम है इसका मतलब लोगों के पास पैसा कम है, लोग चीज़ खरीद ही नहीं रहे, तो कंपनी क्यों उसको मैन्युफैक्चर करेगी, है ना। तो ये एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट होता है ये समझने के लिए कि मार्केट का मूड क्या है। ओके, सो इट इज़ देयरफॉर कंसिडर्ड अ गुड लीडिंग इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसीलिए इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझा जाता है। PMI is compiled by IHS Markit for more than 40 economies worldwide. IHS Markit is global leader in information analytics and solutions for major industries and markets that drive economies worldwide. ठीक है, तो ये है कि वर्ल्ड वाइड इकोनॉमीज जो हैं उनके ऊपर ट्रैक रखता है, एक रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, कि वहाँ पे जो मेजर इंडस्ट्रीज और मार्केट्स है वो किस पेस पे वर्कआउट कर रहे हैं। सो दिस इज इट। Now let's come to the general awareness enlightenment. So this is about PM greets people of Andhra Pradesh on its formation day. इसका मतलब नवंबर में ही आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन डे होता है, क्योंकि हम नवंबर की न्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन डे तो हो गया हमारा भैया नवंबर को। ओके, और अब मोदी जी ने बोला क्या इस बात पे, उन्होंने ग्रीट किया। ग्रीट कैसे किया? AP is synonymous with hard work and compassion. People belonging to AP have gone on to excel in several fields. On AP's formation day, my greetings to the people of the state and best wishes for their developmental aspirations, the Prime Minister said. ठीक है, तो अब ऐसा ही है कि बर्थडे था आंध्र प्रदेश का, तो प्राइम मिनिस्टर जी ने ग्रीटिंग्स लिख के दे दी, जैसे हम अपने दोस्तों को बर्थडे वाले दिन अच्छी अच्छी चीज़ें बोलते हैं, तो उन्होंने बेसिकली यही किया। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं है कि उन्होंने क्या कहा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 1 नवंबर को फॉर्मेशन डे होता है आंध्र प्रदेश का, साथ में ये सारे जो स्टेट्स आपको सामने लिखे दिख रहे हैं इनका भी फॉर्मेशन डे होता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, आपका कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, पंजाब और हरियाणा, तो इनका भी फॉर्मेशन डे 1 नवंबर को ही होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतने सारे स्टेट्स एक ही दिन कैसे बन गए। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये स्टेट्स एक ही दिन बने, या इससे पहले ये स्टेट्स एग्जिस्ट नहीं करते थे, एग्जिस्ट करते थे, लेकिन जब हमारा 1950 में रिपब्लिक डिक्लेयर हो गया उसके बाद लिंग्विस्टिक बेसिस पर डिवीजन की मांग होने लगी। तो लिंग्विस्टिक बेसिस पर मतलब लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स बनने लगे। तो जब ये डिवीजन स्टार्ट हो गया तभी कुछ कुछ स्टेट्स थे जो अपने लैंग्वेज, अपने कल्चर को प्रिजर्व करना चाहते थे। ठीक है, ऐसा ना हो कि उनका जो कल्चर है, उनके जो रिचुअल्स हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, वो सारे मिक्सअप हो जाएं। ठीक है, तो इसीलिए डिवीजन की मांग होने लगी ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। लेकिन एक बात पक्की थी कि इंडिया इज द यूनियन। ठीक है, सारे स्टेट्स जितने भी हैं वो रहेंगे सब इंडियन यूनियन में। ठीक है, तो ऐसा हुआ। जो 1 नवंबर है 1956, उस दिन एपी आपका बन गया, फॉर्मेशन डे ऑफ एपी। अब देखिए, ये जो एक पर्टिकुलर बहुत छोटा सा लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इसी के अंडर ये सारे स्टेट्स बनते चले गए, टुकड़े 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 होते गए, क्योंकि भाई अपना अपना कल्चर सबको प्रिजर्व करना है। ठीक है, हिंदी स्पीकिंग वाले एक साइड आ जाओ, मलयालम वाले एक साइड आ जाओ, तेलुगु वाले एक साइड आ जाओ, कन्नड़ एक साइड चले जाओ, उर्दू एक साइड चले जाओ। ठीक है, तो ये स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, जो बेसिकली रिजल्ट उसी चीज़ का था कि जो डिवीजन की मांग हो रही थी लिंग्विस्टिक बेसिस पर। ओके, सो फर्स्ट वन इज आंध्र प्रदेश एंड द सेकेंड वन इज कर्नाटका। कर्नाटका जो था, कर्नाटका के बगल में क्या है, महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र पहले हम जानते हैं ना कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ये पूरी जगह जो थी, ठीक है, जो मैप का ये वाला पार्ट होता है अरेबियन सी के पास वाला जो वेस्ट कोस्ट का एरिया था, वो पूरा बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ऊपर वाले एरिया को पूरा बॉम्बे प्रेसिडेंसी अंग्रेजों ने बना के वो गए थे। फिर उसको जो कन्नड़ स्पीकिंग लोग हैं, ठीक है,
वो अलग होना चाहते थे, तो उन्होंने कर्नाटका बना लिया, जिसको पहले मैसूर भी सिर्फ सिंपल मैसूर बोलते हैं, ठीक है। मैसूर स्टेट आपने सुना होगा, टीपू सुल्तान हैदर अली, ठीक है, जिनका ये पर्टिकुलर स्टेट था। तो जो कर्नाटका था वहाँ कन्नड़ स्पीकिंग लोग आ गए। अब पहले जो इसका नाम मैसूर था ना, तो मैसूर कन्नड़ जो लोग थे उन्होंने बोला नहीं, हम मैसूर नहीं मानेंगे, हमें दूसरा नाम भी चाहिए, तो उन्होंने अपना नाम कर्नाटका रख लिया, ठीक है। फिर आपका आता है केरला। केरला को आपको पता है गॉड्स ओन कंट्री वो भी बोलते हैं, ओके। सो केरला भी अलग हो गया। देन मध्य प्रदेश वाज आल्सो क्रिएटेड इन 1950 ऑन 1st of November। तो मध्य भारत, इट कंसिस्ट ऑफ मध्य भारत, विंध्य प्रदेश एंड भोपाल। भोपाल वाज आल्सो आस्किंग फॉर separate state because most of the people were Muslims there at that time, so they were also asking for some separate state, but finally it constituted in MP only, okay। Then Madhya Pradesh, then Chhattisgarh, then Punjab and Haryana, they were together, and then it was carved out, and Chhattisgarh was carved out of MP in 2000, okay। And about Haryana, let's remember one thing, that it was the leader in green revolution, okay। It is very important, these Punjab and Haryana, these are the agriculture states, and that's why you can see that most of the farmers, okay, the people who are opposing the farmers bill, okay, who are insecure about the farm bills जो अभी अभी recently आए हैं, वो most of them are from Punjab and Haryana. All other farmers are also protesting, but most of them are from Punjab and Haryana, and these are the farmers who actually led the revolution right now which is going on, okay। So that is the fact, because Haryana was the leader in green revolution। हरियाणा में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है वो सोचो, गुरुग्राम। गुरुग्राम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज इट इज नाउ इट हैज़ बिकम अ वेरी बिग बिजनेस हब, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिलेनियम सिटी बिकॉज ऑफ दैट, ओके। सो दिस वॉज अबाउट दैट। Now, Competition Commission of India (CCI) had approved the acquisition of Bharti AXA General Insurance by ICICI Lombard BSE Limited, ठीक है। अब ये बड़ी सिंपल सी न्यूज़ है। न्यूज़ ये है कि जो ICICI है, ठीक है, वो उसका जो लॉम्बार्ड करके जो उसका प्राइवेट फर्म है, ठीक है, प्राइवेट एंटरप्राइज है ICICI का, लॉम्बार्ड करके, वो प्लस भारती एक्सा। भारती एक्सा क्या है? क्या भारती एक्सा एक इंडियन कंपनी है? नो, इट इज़ नॉट एन इंडियन कंपनी। भारती एक्सा इज बेसिकली द मर्जर ऑफ भारती एंड एक्सा। एक्सा जो फ्रेंच की कंपनी है, भारतीय एंटरप्राइज है वो आपकी इंडिया की कंपनी है। तो आपको एक चीज़ यहाँ से पता होगी, ये हम बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि अभी FDI कितना % अलाउड है इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर? मतलब कितना % अलाउड है अभी इस टाइम पे, जब भारतीय एक्सा और ICICI लॉम्बार्ड जब इन दोनों को मर्ज किया गया था, उस टाइम पे 49% था आपका फ्रेंच कंपनी एक्सा का, ठीक है, भारतीय एक्सा, और भारती का था 51% स्टेक जो आपकी इंडियन कंपनी, ठीक है। तो ये आपकी वही बात थी। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जो आपका IRDA होता है, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, जो IRDA होता है वो उसने प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर द मर्जर ऑफ भारतीय एक्सा जनरल विद ICICI लॉम्बार्ड, इन दोनों को मर्ज करने का सोच लिया है। अब मर्ज करने की परमिशन जो दी है वो क्यों दी है, क्या सोच के दी है? अब आप एक बात सोचिए कि आपने देखा कि काफ़ी सारे बैंक्स हैं जिनको आपस में मर्ज कर रहे हैं। मर्ज करने का रीज़न क्या है, बता सकते हैं आप? मर्ज करने का रीज़न बहुत सिंपल सा है। जो कंपनी है या कोई भी बैंक, जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो घाटे में चली गई है, उसकी वजह से आपकी गवर्नमेंट घाटे में जा रही है, ठीक है। अब गवर्नमेंट की कोई कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक है, अगर वो घाटे में जा, मान लीजिए SBI घाटे में जा रहा है, जा नहीं रहा, पर मान लीजिए घाटे में चला गया, स्टेक किसका? गवर्नमेंट का है।
गवर्नमेंट फंडेड है ना वो, तो गवर्नमेंट का भी नुकसान हो रहा है साथ में। तो क्या करते हैं कि जो भी दो बैंक्स है या जो भी दो कंपनीज, जैसे गवर्नमेंट पीएसयूज जो होते हैं, तो पीएसयूज भी काफ़ी नुकसान में चले जाते हैं। तो जब वो पीएसयूज नुकसान में जाने लगते तो दो पीएसयूज को मिक्स कर देते हैं, जिनसे वो मिक्स होके उनका काम बन जाए, वो अच्छे से चलने लगे। तो इसमें फ़ायदा किसका हो रहा है? जो पॉलिसी होल्डर्स हैं, ठीक है, स्टेक होल्डर्स हैं, उनका बेनिफिट हो रहा है। देन दिस इज फॉर द बेटर कनेक्टिविटी ऑफ कस्टमर, ठीक है। जो कस्टमर है, जब कोई भी चीज़ नुकसान में जाती है ना, तो क्या होता है, वो जो कंपनी है ना, वहाँ पे काम करने वाले लोग भी मन से काम नहीं करते। सो नाउ व्हेन दे आर मर्ज्ड, the policy holders will get benefit. They'll work with they'll work wholeheartedly, and there would be better customer connectivity, and also there would be enough opportunities for the employees, ठीक है। तो ये आपके जो इंश्योरेंस कंपनी है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और भारतीय एक्सा, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। जो सीसीआई है, ठीक है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये जो है ये क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है? यस, दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, एंड ऑल्सो द मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली। ओके, सो द प्रैक्टिसेस, ये क्या बेसिकली जो सीसीआई है, जो भी प्रैक्टिसेस होती है वो ऐसी होनी चाहिए, ऐसी प्रैक्टिसेस रिगार्डिंग द कंपटीशन। अब कंपटीशन के रिगार्डिंग प्रैक्टिसेस ऐसी है कि मान लीजिए दो लोग हैं, ठीक है, दो कंपनीज हैं, ये कंपनी है ये ऑलरेडी काफ़ी पैसे वाली है, ये जो आपके कंज्यूमर्स हैं उनको खुल के बांट रही है सामान, फ्री में नहीं तो बहुत कम प्राइस में बांट रही है, ठीक है। ये जो है ये एक अच्छी कंपनी है जो रीजनेबल प्राइस मांग रही है, लेकिन इससे ज़्यादा मांग रही है। अब इससे ज़्यादा अगर मांग रही है तो जो कंज्यूमर है वो तो इसी से खरीदेगा ना, क्योंकि वो मस्त सप्लाई दे रहा है, खूब सारे जो उसका सामान है वो कम प्राइस में बेच रहा है। नाउ द थिंग इज दिस इज अनफेयर, सो सीसीआई रेगुलेट्स द कंपटीशन process in India, that how the fair and transparent competition could be installed among the companies. So this work is basically done by Competition Commission of India, and also the consumers should not be affected because of competition. ऐसा नहीं है कि दो कंपनीज के बीच में धड़ाधड़ कंपटीशन चल रहा है and because of the consumers are being affected. That is not right. Okay, so this also is regulated by Competition Commission of India, and this basically for taking care of interest of consumer only, and freedom of trade in markets of India is also regulated by Competition Commission of India. So this was about CCI. Now the important point is also IRDA, जो Insurance Regulatory and Development Authority of India. इसके बारे में भी हमें डिस्कस करना है कि ये एक ऑटोनमस बॉडी है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसका काम क्या होता है। जितने भी इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज इंडिया में काम कर रहे हैं, ऑल ऑफ देम आर रेगुलेटेड एंड प्रमोटेड बाय दिस RIDA. Okay, so this is the work of RIDA, and it is formed by the special act of parliament और सेंटर, स्टेट और कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये है कि आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है और उसी के द्वारा फिनेंस करी जाती है, और मेंबर्स भी इसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही आपके अपॉइंट करते हैं। ओके, एंड देयर आर ऑल्सो द एयर इंडिया, देन SBI, LIC, ये भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही फंड करती है। ओके, so this basically RIDA is also is also a body that promotes competition to enhance customer satisfaction. Then more choices would be provided to the customer. That means the lesser would be the price. Okay, so lower premiums would be there and the customer would be benefited. ICICI hai, what is ICICI? First of all, the thing is that, okay, the ICICI is basically Industrial Credit Investment Corporation of India. That is ICICI. So it is about that. We have discussed the
article in very well manner, as it has to be discussed because it was regarding the banks and also the insurances. Okay, we should know. Now the other article is, as part of Mission Sagar 2nd, Indian naval ship Airavat entered port. Now that's about the current affairs of November month. We'll be discussing more current affairs in the next part of the video. Thank you so much. I hope you like the video.